स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे। और बच्चों यहाँ पे हम जैसा कि आपको बहुत बार बता चुके हैं, हम यहाँ पे टीचर्स जो है वो दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि हमारे 11th का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं आज से स्टार्टिंग हो रही है। मतलब 11th में अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही फिजिक्स शुरू की, जहाँ पे हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा ख़त्म कर लिया और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट भी हो चुका है, उसका एक लेक्चर आएगा जा चुका है। तो अब हमारे पास जो अगला टास्क आता है वो आज से हम यहाँ पे केमिस्ट्री भी शुरू कर रहे थे। देखो यार, हर चीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, बच्चे पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं होते हैं कभी भी। मतलब होते हैं अच्छे कमेंट भी होते हैं कि सर अच्छा लगा, आप पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब फिजिक्स के लेक्चर आते हैं तो बच्चा कहता है केमिस्ट्री के नहीं आए, केमिस्ट्री के आते हैं तो बच्चा कहता है फिजिक्स के नहीं आए। तो वो वाली बात थोड़ी सी बस ऐसा लगता है कि ठीक है, वो बात आपके भी तो रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं। अब आपने केमिस्ट्री की डिमांड की, हम केमिस्ट्री ले आए, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो अलग बात है, बट अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बताऊँ क्या होता है? देखो इससे क्या होता है, मैं अगेन अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे टीचर्स की जो लर्न एंड फन पे काम कर रहा हूँ उनकी बात भी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि उनको और मोटिवेशन मिलती है कि यार कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि उनका पढ़ाया हुआ उनको अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर नहीं लग रहा हो तो रिपीटेडली बच्चे नहीं आएंगे, जो व्यूज़ आ रहे हैं रिपीटेडली वो नहीं आएंगे। तो दैट इज़ वाई अगर अच्छा लग रहा है तो अगेन मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बच्चा खुद ही करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन पे लाइक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बच्चा एप्रिसिएशन कि आपको क्या टॉपिक आज अच्छा लगा। इससे क्या होता है, जब टीचर कमेंट पढ़ता है ना तो उसको लगता है यार ठीक है, बच्चों को मेरा ये वाला जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा, लेकिन हो सकता है इस वाले में मुझे और मेहनत करनी होगी। तो ऐसे अपने रिव्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप जब तक रिव्यूज़, इसको ना हमारे फिजिक्स में फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, जब तक आप हमें हमारी ही नॉलेज को फीडबैक नहीं करोगे ना तब तक हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये तो श्योर शॉट है, आपके फीडबैक हमें नहीं मिलेंगे तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना। अब जैसे मैंने केमिस्ट्री शुरू कर दी तो बच्चा कहेगा सर फिजिक्स का लेक्चर कब आएगा, अब मैंने फिजिक्स शुरू कर दी तो बच्चा कहेगा केमिस्ट्री का लेक्चर कब आएगा। ये फीडबैक नहीं हुआ, है ना। फीडबैक ये हुआ कि आप ऐसा कह सकते हो कि इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाएं, इसके और एग्जाम्पल करा दो, सर 2 क्वेश्चन और करा देते हैं इसके ऊपर, तो हमें आइडिया होगा कि बच्चा क्या चाह रहा है, किस तरीके से पढ़ाई चाह रहा है। कि सर ठीक है, ये कंसेप्ट तो हमें पता ही थे, आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। तो वो वाले फीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है, जैसा कि चैप्टर का नाम है वैसा ये चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। से कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये चैप्टर 100% है तो हम लोग 70% टॉपिक्स पिछली क्लासेस के यानी कि 6th 7th 8th 9th 10th के पढ़ने वाले हैं। क्योंकि CBSE ने एक डिसीजन लिया कि जब बच्चा 11th में आता है तो उसके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स एकदम नया सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्यों ना पहले कुछ बेसिक नॉलेज को इकट्ठा कर लिया जाए। यही काम हम लोगों ने किया फिजिक्स में भी। फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर जो कि अभी हमने स्किप किया, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स की बात की, ऑल तो बहुत कुछ नया भी आया वहाँ, तो एरर, डायमेंशन सब कुछ नया था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में शुरू की 2-3 क्लास बेसिक रहेंगी, ऐसे ही लॉज ऑफ मोशन में शुरू की 2-3 क्लास बेसिक रहेंगी। तो फिजिक्स तो हर चैप्टर में ऐसा करेगी। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि यार पहले एक चैप्टर पढ़ा देते हैं जहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर, एलोट्रॉप्स, कंपाउंड्स, लॉज, इन सबको वापस से रिवाइज कर लो जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, इस चैप्टर में बहुत कुछ नया है, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन के फॉर्मूले, स्टोशियोमेट्री, ये सब कुछ नया है जो आपने नहीं पढ़ा। और तो 5-6 टॉपिक्स हैं, बट वो सारे एकदम झक्कास हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे जाके काम आने ही आने हैं एट एनी हाउ। ठीक है जी, अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं तो सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है एक वर्ड जो है साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। अब साइंस का मतलब क्या होता है? देखो, साइंस बिलीव करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। साइंस बिलीव करती है टू टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस कहती है अब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लो, उस पर हम बिलीव करेंगे। ये हम फिजिक्स में बात कर चुके हैं अगर आपको याद हो। लेकिन साइंस वर्ड कहाँ से आया? साइंस वर्ड आया साइंटिया से। साइंटिया मतलब होता है टू नो, नॉलेज। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आपको साइंस हेल्प कर सकती है। अगेन साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है,
लेकिन वो ढूंढ रही है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो ढूंढ रही है और हो सकता है आपको दे दे। तो साइंस वर्ड आया साइंटिया से, एंड साइंटिया मतलब होता है नॉलेज, किसी भी चीज़ को जानना हो। पंखा क्यों घूमता है, लाइट क्यों जलती है, एसी ठंडी हवा क्यों फेंकता है, कैमरा वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता है, सन में गर्मी क्यों है, आग में नरमी क्यों है, धूप में, वाह क्या है तो नहीं सॉरी ये क्या हो गया, पानी नीला क्यों है, पानी नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है, खतरे के रंग लाल रंग से। तो ये सारी चीज़ें हमारे साइंस हमें देती है नॉलेज। आपको पता ही, आँख कैसे काम करती है, शरीर कैसे काम करता है, केमिकल कैसे रिएक्ट होते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है, भूकंप कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, हवाएं कैसे चलती हैं, क्या बात है, ये सारी बातें बच्चों साइंस हमें देती है। तो साइंस वर्ड आया एक्चुअली साइंटिया से, और साइंटिया मतलब होता है नॉलेज या टू नो। अब साइंस की आपको पता है कितनी ब्रांचेज हैं, देखा जाए तो वह साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आगे सब डिविजन्स भी होते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेस मेनली ऊपर से होती हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस। जैसे कि एक चैप्टर आया था आपके 9th में, स्टेट्स ऑफ मतलब कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर आया इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिर आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं ये सारे के सारे होते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं पड़ते, समझ रहे हो। फिर आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक, जहाँ पे आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो नेचुरल या तो नहीं है या तो वो ऑर्गेनिक नहीं है ना। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन कंपाउंड्स उनकी केमिस्ट्री को पढ़ते हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो, थोड़ा बहुत फिजिकल को भी पढ़ते हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को सबसे अच्छी लगती है फिजिकल केमिस्ट्री, और अच्छी बात यह है कि हमारे केमिस्ट्री के शुरू के कुछ चैप्टर्स 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। और अगेन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो, क्योंकि उसमें ना तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को, आसपास देखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद करनी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो दिखते नहीं हैं आसपास, तो फिर वो याद करने वाला फैक्टर ज़्यादा आ जाता है उसमें। तो इसलिए बच्चे थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक से घबराते हैं और इनऑर्गेनिक से भी। लेकिन हमेशा 90% बच्चों को केमिस्ट्री में जो अच्छा लगता है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑल्दो दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, आप कह सकते हैं ये सबसे पुरानी ब्रांच में से एक है, ठीक है, अब वो उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन हाँ, ये जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इन सब की नॉलेज आपको देती है। अब ये यहाँ पे ऐसा भी कह रहे हैं, मतलब हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि केमिस्ट्री की वजह से आप बहुत हद तक बायोलॉजी पढ़ पाए, मतलब केमिस्ट्री ने आपकी हेल्प की। देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। फिजिक्स ने भी तो बायोलॉजी की हेल्प की है बाय गिविंग माइक्रोस्कोप्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। बायोलॉजी ने भी फिजिक्स की हेल्प की। मान लो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बायोलॉजी इसका इलाज कर देगी। मतलब अरे मतलब यार, एक दूसरे की हेल्प तो हर कोई कर ही रहा है ना। केमिस्ट्री ने आपको केमिकल्स दिए तभी आप बायोलॉजी बना पाए। मिथाइलिन, ऑरेंज, सैफ्रोनिन, ग्लिसरीन, ये सब आपको केमिस्ट्री ने दिए तभी आप स्लाइड्स बना पाए, अदरवाइज स्लाइड्स बनाना। तो हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। बट अभी हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री को सबसे ऊपर मानेंगे, ऑब्वियस बात है। तो केमिस्ट्री ने बायोलॉजी की बहुत हेल्प की। एग्रीकल्चर में तो पूछो ही मत, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड। जियोलॉजी ठीक है यार, पत्थरों के बारे में, मिट्टी के बारे में वो सारे फैक्ट्स बताए। एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बहुत हद तक केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प की, ऑल्दो फिजिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। इंजीनियरिंग में अगेन केमिकल इंजीनियरिंग की खासकर बात करें, मेडिसिन की पढ़ाई की बात करें, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे को केमिस्ट्री ने दी हैं। और एनर्जी वगैरह हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसने हमें बहुत कुछ नया दिया, जैसे कि प्लास्टिक दिया, फ्यूल्स दिए, बहुत सारे मेटल्स दिए, बिल्डिंग मटेरियल्स दिए, एलॉयज दिए, फर्टिलाइजर्स दिए, ड्रग्स दिए, एनर्जी के सोर्स दिए, कोल दिया, पेट्रोलियम दिया, सीएनजी दिया, एलपीजी दिया, केमिस्ट्री ने दिया। मतलब अगेन फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी फिलहाल केमिस्ट्री की बात करें। चलो, ये सब चीज़ें वो हैं जिनके बगैर हम फिर भी अपना जीवन जो है वो एज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है, पेट्रोल नहीं होता तो हम जिंदा ही होते, मर थोड़ी ना गए होते, जीवन थोड़ा मुश्किल हो गया होता।
ठीक है, या उतना आसान ना होता जितना आज के डेट में है। लेकिन आपको पता हो शायद केमिस्ट्री ने हमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं, ऐसे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिन्होंने हमारा जीवन बचा लिया, जैसे कि किसप्लैटिन, टेक्सोल और AZT। ये ऐसी दवाइयाँ हैं बच्चों जो कि एक इंसान को बचा सकती हैं कैंसर जैसी, एड्स जैसी बीमारियों से। यानी कि ऐसी बीमारियां जो आपको अगर हो गई तो आपकी जान लेके जाएंगी, कुछ ड्रग्स हमने बनाए जो आपकी जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये चीज़ें आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी होती हैं। अब जैसे कि स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई गई थी, पेनिसिलिन, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। कोविड की वैक्सीनेशन बनी, तो ठीक है, कितनी ज़्यादा जानें बची केमिस्ट्री की बदौलत, ये एक अच्छा पार्ट होता है। और एक और इनमें से जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो प्लांट या एनिमल्स के सोर्सेज से निकाले गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें आर्टिफिशियली भी हैं लेकिन प्लांट और एनिमल से भी निकाली जाती हैं। तो कहने का जैसे कि एक अफवाह भी उड़ी थी कि जो कोविड की वैक्सीनेशन है ये क्रोकोडाइल से आती है या कोई डॉल्फिन से आती है, वो शायद अफवाह थी, पता नहीं, जो भी है। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे सांप को के जहर को मारने के लिए जो एंटी वेनम्स बनते हैं वो सांप से ही बनते हैं। तो ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में आप जानते हो, इनकी तो डेफिनेशन भी छोटी क्लासेस में क्या हुआ करती थी, केमिकल्स विच आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो दे आर नॉट कंप्लीटली मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर पार्शियली, बट हम दवाइयाँ जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है केमिस्ट्री की। ठीक है, अब मैटर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये चैप्टर के पहले 2-3 लेक्चर आपको ऐसा लग सकता है कि हम तो पुरानी ही पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ने हैं, जैसे एनीथिंग विच हैज़ मास, किसी भी चीज़ के पास जिसके पास क्या हो, मास हो और वो स्पेस घेरे, किसी भी चीज़ के पास मास हो और वो स्पेस घेरे तो उसे हम लोग मैटर कह देते हैं। मैटर 3 स्टेट्स में पाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब अगर आप में से कोई बच्चा है होशियार, उसको याद है, तो मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं देखा जाए तो। मैटर जो होता है, मैटर क्या होता है, जो भी आपको अपने कमरे में दिख रहा है वो मैटर है ना। अब मैंने ये नहीं बोला मैटर हमेशा दिखता है, एयर दिखती नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं, लेकिन वही मैटर है। लेकिन एटलीस्ट जो आपको दिख रहा है वो तो मैटर ही है, बिकॉज वो जगह घेर रहा है, वो उसके पास मास है, उसके पास वॉल्यूम है, तो ये मैटर है। एयर के पास भी मास होता है, वॉल्यूम होती है, तो एयर भी मैटर है, गैसेस भी मैटर होती हैं। अच्छा, प्यार, नफरत, ये सब मैटर नहीं है, फीलिंग्स जो होती हैं वो मैटर नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैटर हैं जो हमें दिख रही हैं इस कमरे में। प्यार दिखता थोड़ी है, दिखाना पड़ता है क्या बात है यार, ओहो बहुत डीप बात बोली बच्चों ने। मैं ना, प्यार क्या एक मैटर है? नहीं, प्यार मैटर नहीं है, प्यार दिखता नहीं है, प्यार दिखाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, चलो। लेकिन फीलिंग्स जो होती हैं वो मैटर नहीं होती हैं। अब मैटर जो है वो यहाँ पे 3 प्रकार के लिखे हुए कि भैया एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। लेकिन जो मैटर है वो 2 प्रकार का और होता है, शायद आपको पता हो, प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, BEC शॉर्ट में बोलते हैं। तो 5 स्टेट्स हमारे पास मैटर की होती हैं, जिसमें से प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी थोड़ी देर के लिए हम हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें इनको पढ़ना ही नहीं है। 9th में भी ये एडिशनल किताबों में थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया गया था कि प्लाज्मा मतलब जब बहुत हॉट एनवायरनमेंट में चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हो, और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसर मतलब जब बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हो। तो ये तो अलग बात है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले सॉलिड क्या है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? सॉलिड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड्स। अब इसके एग्जांपल देना तो शायद मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी, बट फिर भी आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या कहलाया जाएगा? सॉलिड, है ना। लिक्विड जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं है, उन्हें जिन कंटेनर में डाल दो वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना, सबको पता है। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड्स है। ये भी हम क्या ही एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आप 11th क्लास में यार, है ना। तो सॉलिड्स कौन है? जिनकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होती है। लेकिन लिक्विड्स कौन होते हैं? जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन उनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है। और फिर आते हैं हमारे पास गैसेस, जिनके पास ना तो शेप फिक्स है
और ना ही वॉल्यूम। शेप तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स नहीं है, अगेन जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बट इनकी वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये आपको पता है ना पार्टिकल्स कैसे रैंडमली भागते हैं। अगर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के लैटिस याद कराए जाएं, लैटिस मतलब कि इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट याद दिलाई जाए, तो शायद आपको याद हो कि जो सॉलिड होता है, डब्बे धीरे धीरे बड़े हो गए, जो सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि भैया सॉलिड में गैप ना के बराबर होता है। कई किताबें तो ऐसा कहती हैं होता ही नहीं है, बट वो भी आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है। इनमें जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, ना के बराबर। वहीं पे अगर बात करें हम लोग किसकी, लिक्विड्स की, ये सॉलिड्स हैं। अगर बात की जाए लिक्विड्स की तो पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप होता है, और पार्टिकल्स में गैप होने की वजह से दे आर रैंडमली अरेंज्ड, और क्योंकि वो मूव कर सकते हैं आसानी से। वहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है ना, बट द वाइब्रेशन भी इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। और अगर गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है, एंड दैट इज़ वाई इनमें अट्रैक्शन भी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। और इसकी वजह से अगर मैं कंटेनर खोल दूं तो पार्टिकल्स भाग जाएंगे। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं, अब मैं ऐसे अपनी मुट्ठी में रखूं या मुट्ठी खोल दूं, ये ऐसे ही रहेगा। मतलब क्यों? क्योंकि सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं भागते, जिसकी वजह से इनकी शेप तो फिक्स है ही है, साथ साथ वॉल्यूम भी है। लेकिन गैसेस में क्या है, लिक्विड्स में क्या है, पार्टिकल्स में कम अट्रैक्शन है, इतना कम है कि पार्टिकल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो एक्सपैंड हो जाए, वॉल्यूम चेंज कर लें। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स में इतना कम अट्रैक्शन है कि कंटेनर खोल दो तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में कोई प्यार ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। और गैसेस की वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है, और ना इनकी शेप फिक्स है, और इसीलिए गैसेस को हमेशा केजी में नापा जाता है, यानी कि मास वाइज नापा जाता है। कभी आप किसी पेट्रोल पंप पे या सीएनजी पंप पे जाओ तो पेट्रोल तो लीटर के भाव मिल रहा है, लेकिन जो सीएनजी है वो मिल रही है आपको किलो के भाव, एलपीजी मिल रही है किलो के भाव। रीज़न, क्योंकि गैसेस को वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं नाप सकते। आपने इस कंटेनर से उस कंटेनर में शिफ्ट किया, वॉल्यूम बदल जाएगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना, मैंने 2 लीटर दिए, तेरे यहाँ पे 1 लीटर आई है, क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर के हिसाब से वेरी कर जाएगी, लेकिन मास नहीं वेरी करेगा गैस का। तो इसलिए गैसेस को मास के टर्म्स में निकालना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या हम ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब क्या हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। ज़रा सोचो, हमने अपने घरों में सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया? बताओ। तो आंसर मिलेगा हाँ, किया है, बिल्कुल किया है, बहुत बार किया है। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट आपने किया हो, जैसे बर्फ़ तो अपने आप पिघल जाती है, बर्फ़ तो अपने आप पिघल गई, लेकिन कभी सर्दियों में आपके घर में नारियल का तेल जम गया हो और आपने उसे धूप में रख दिया हो या गर्म पानी में रख दिया हो ना, तो वो हो गया, मेल्टिंग हो गया, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स को चेंज किया। हम भी क्या ही बात कर रहे हैं यार। देखो चैप्टर क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, तो पहली क्लास दूसरी क्लास तो ऐसे ही लगेगी आपको। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये हमारे पास गैस है। सॉलिड्स हो गई है, लिक्विड्स हो गई, और ये हो गई गैसेस। अब क्या सॉलिड को लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्या? हाँ भाई करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। सॉलिड को लिक्विड में आपने कन्वर्ट किया होगा। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कह देते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, आपने अपने घर में नारियल का तेल जो है वो किया हो कन्वर्ट, या देसी घी या मक्खन, या कभी चॉकलेट को मेल्ट किया हो केक पे लगाने के लिए, या कहीं पे भी लगाने के लिए, मतलब कि केक पे, पेस्ट्रीज पे, कहीं पे भी यार, ठीक है ना। तो वो हो गया मेल्टिंग, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अच्छा, क्या लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है यस। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम लोग फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। बस फर्क ये है कि उसमें आपको गर्म करना होता है, इसमें आपको ठंडा करना होता है। इसको फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब ये कैसे किया है?
आपने बर्फ़ जमाई होगी, पानी को फ्रिज में रखा होगा, बर्फ़ जमाई होगी, या नारियल का तेल अपने आप ही जम गया होगा सर्दियों में, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग। अच्छा, ऐसे ही क्या लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोलो। तो आंसर है हाँ। आपने पानी उबाला हो घर में या पानी इवेपोरेट हो गया हो, तो इसको वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग कहते हैं ना। इवेपोरेशन थोड़ा सा अलग होता है, इवेपोरेशन में वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इंटेंशनली लिक्विड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? गैसेस में। तो हीट करके कर रहे हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाके कर रहे हैं, इसे बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन कहते हैं। बट क्या गैस से वापस लिक्विड भी जा सकते हैं? हाँ। जैसे आप एक ठंडे पानी की बोतल को बाहर रख दो तो उसके आसपास पानी चिपक जाएगा। वो कैसे आया? आसपास जो ह्यूमिडिटी है, वो जो वेपर्स थे, गैस थी, वो जैसे इस ठंडे बॉटल के साथ कांटेक्ट में आई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, कंडेंसेशन हो गया। या फिर आप मैगी बना रहे थे, आप पानी उबाल रहे थे और उसके बाद ढक्कन रख दिया था, ढक्कन हटाया तो ढक्कन में पानी चिपका हुआ है। वो क्या हुआ? नीचे से जो लिक्विड, जो वेपर बना, गैस बना, वो ठंडी प्लेट पर आकर चिपका और वापस से उसका हो गया कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। This is known as condensation and condensation is also known as liquefaction. सबके लगभग दो नाम दिए गए हैं यहाँ, तो दोनों नाम पता होने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो हमारा गैस है, ये जर्नी रहती है। मतलब दुनिया के 99% मैटर जो है वो सॉलिड से पहले लिक्विड जाते हैं, उसके बाद ही गैस जाते हैं, और गैस से फिर वो लिक्विड जाते हैं और उसके बाद ही सॉलिड जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाते हैं हीट करके, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। जो सीधा सॉलिड से क्या बन जाते हैं? गैस। बहुत कम ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग ले, एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जिसको ड्राई आइस कहते हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो जब हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में, हमारे पास जब भी कोई भी सॉलिड होता है और हम उसे डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं गैस में, तो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। अब ऐसे ही अगर हम गैसेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दें ठंडा करके, कुछ गैसेस सॉलिड में सीधा कन्वर्ट हो जाती हैं। हाँ, अगेन 99% या कह लो उससे भी ज़्यादा परसेंट में गैसेस पहले कन्वर्ट होती हैं लिक्विड में और फिर कन्वर्ट होती हैं सॉलिड में। मान लो वाटर की बात कर लो, देखो सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर है। इसकी तीनों स्टेट्स पे आप रोज़ खेलते हो, तो अगर आपके पास वाटर वेपर है तो आप उन्हें ठंडा करके सीधा बर्फ़ नहीं बना सकते। कुछ भी कर लो, पहले पानी आएगा ही आएगा। जितना जल्दी मर्जी ठंडा कर लो, पहले पानी बनेगा वो, और उसके बाद वो जाके बर्फ़ बनेगा। लेकिन गैसेस से सीधा सॉलिड कुछ चीज़ें चली जाती हैं, इसे डिपोजिशन और कई किताबें इसे नेगेटिव सब्लिमेशन भी कह देती हैं। बात एक ही है, ठीक है ना। अब वो सारे लोग जो सब्लिमेशन शो करते हैं वो डिपोजिशन भी शो करेंगे ही करेंगे, है ना। दुनिया के सारे लोग जो सब्लिमेशन शो कर रहे हैं वो डिपोजिशन भी करेंगे। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक गैस है, उसे सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर लगाते हो, ठंडा करते हैं कंटेनर में, वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सॉलिड फॉर्म में। गैस से सीधा बन जाती है वो सॉलिड। तो इस प्रकार से काम चलता है, ठीक है जी, डन है। तो ये डायग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे, एग्जाम में से कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से, या एक आध नंबर का आ भी सकता है, लेकिन ये आगे जाके ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत काम आएगा आपको। हर एक वर्ड जो है वो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर क्या होता है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनी है, जिनका रेशो फिक्स नहीं है, जिनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, और वो आपस में फिजिकली जुड़े हुए हैं, उन्हें मिक्सचर कहते हैं। पानी में नमक घोल दिया तो पानी है और नमक है, पानी अपना प्योर था, नमक अपना प्योर था, आपने उन्हें मिक्स कर दिया तो अब मिक्सचर बन गया। प्लस नमक और पानी आपस में फिजिकली जुड़े हुए हैं, केमिकली नहीं। इनका रेशो भी फिक्स नहीं है। आप 1 चम्मच डाल दो, मैं 2 चम्मच डाल दूँ, इट्स ऑल सेम, नॉट सेम थिंग, बट ठीक है, दोनों ही केसेस में वी आर
प्रिपेयरिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो आप भी उसे सॉल्ट सॉल्यूशन बोलोगे, मैं भी उसे सॉल्ट सॉल्यूशन बोलूंगा। लेकिन मैंने 2 चम्मच लिए हैं, आपने 1 चम्मच लिया है, मैंने 1 चम्मच लिया है, आपने 4 चम्मच लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो फिजिकली, और वो आपस में उन्होंने कोई केमिकली बॉन्ड नहीं बनाया हो, और रेशियो भी फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं ना। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट या आर मिक्स्ड फिजिकली। कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड फिजिकली। कंपोनेंट्स फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, इनमें आपस में कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ होता, इनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, बस ये फिजिकली एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हमारे पास कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस, और एक होता है हमारे पास कौन सा? हेटेरोजीनियस। आई होप आपको पता हो 2 प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिनमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी अगर मैंने किसी को मिक्स कर दिया तो उनकी जो कॉम्पोजिशन फॉर्म होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने एक मिक्सचर बनाया जो कि होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब होता है कि मैंने लेट्स से शुगर को वाटर में घोल दिया। अब मुझे शुगर और वाटर अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, चीनी तो नीचे बैठ जाती। आप पूरी बात सुनो, पूरा घोलना है। हमने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, यानी शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, घोल दिया है। अब अगर चीनी को हमने पानी में घोल दिया है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो चीनी है वो पानी में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपको चीनी और पानी अलग अलग नज़र नहीं आने वाले, चीनी अलग पानी अलग ऐसा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर चुके हैं, यानी कि वो फॉर्म कर चुके हैं एक ऐसा मिक्सचर जो कि सिंगल फेज में है। जैसे नमक को पानी में डाल दिया, है ना, या एक कमरे में हवा जो है वो होमोजीनियस है। या गोल्ड जो है, अब गोल्ड के अंदर क्या होता है? हम लोग सिल्वर को मिक्स करते हैं। आपके घर में गोल्ड की ज्वेलरी है, आप उसको देखो कि आपको सिल्वर अलग और गोल्ड अलग नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कौन सा मिक्सचर बना दिया है? होमोजीनियस। हम सबके घर में निक्रोम होता है, नाइक्रोम, निक्रोम, तो उसमें निकल और क्रोमियम मिक्स किया गया होता है, 10th में पढ़ा होगा आपने। लेकिन क्या उसमें हमें निकल अलग और क्रोमियम अलग नज़र आता है? नहीं आता, क्योंकि वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो जिनमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। अगेन हेटेरोजीनियस जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, आपको चीज़ें अलग अलग नज़र आएंगी। पानी में आपने मिट्टी डाल दी, ऑयल आपने वाटर में डाल दिया, तो ये सब अलग अलग साफ साफ नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, गेहूँ को आपने दाल में मिक्स कर दिया, शुगर को आपने सॉल्ट में मिक्स कर दिया, तो शुगर के क्रिस्टल्स अलग नज़र आते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स अलग नज़र आते हैं। मिक्सचर नमकीन खरीद के लेके आया आप, वो जो आता है मार्केट में जिसमें मूंगफली भुजिया वो सब होता है, तो वो भी एक कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस, क्योंकि पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग, है ना। या एक मान लो फ्रूट सैलेड बना दिया आपने, चाट बना दी, उसमें आपको अलग अलग फ्रूट अलग अलग दिख रहा है, दैट इज़ वाई वो कौन सा मिक्सचर हो गया? हेटेरोजीनियस। लेकिन अगर आपने पानी में नींबू डाल दिया, पानी में शराब डाल दी, अल्कोहल डाल दिया, तो वो जो मिक्सचर बना वो हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है और अलग अलग दिखती नहीं है, ठीक है जी, ये खेल रहता है। अब इसके बाद प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर यानी मिक्सचर के बीच में कुछ कंपैरिजन हो जाए। पहली बात तो प्योर सब्सटेंस वो जो मिक्सचर नहीं है, समझ रहे हो आप? जो मिक्सचर नहीं है, आसान भाषा में कह रहा हूँ, जो मिक्सचर नहीं है वो प्योर है। प्योर मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं हो रखी है। जैसे अगर मैं बोलूँ डिस्टिल्ड वाटर तो वो H2O है, वो प्योर है। लेकिन अगर मैं कहूँ मिनरल वाटर तो वो मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ यानी मिनरल्स ऐड हो रखे हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी नहीं होता है, इम्प्योरिटीज़ मतलब होता है कुछ ऐड हो रखा हो, ठीक है ना, जो उसका पार्ट ना हो। जैसे वाटर में H2O होता है, लेकिन मिनरल वाटर में मिनरल्स भी ऐड हो रखे हैं, तो वो इम्प्योर वाटर हो गया। ऑल्दो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता है ना। तो केमिस्ट्री में इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं होता। जैसे ये गोल्ड है, ये इम्प्योर है क्योंकि इसमें सिल्वर मिक्स किया गया इसे हार्ड करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। जैसे हमारे घर में नमक आता है, उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ताकि वो गॉइटर वगैरह वाली बात है ना 10th क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर सब्सटेंस वो हैं
जिनमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, मतलब कि वो मिक्सचर ना हो, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर। अब वाटर के अंदर H2O होता है। अब यहाँ पे हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं, कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड की। और ऐसे अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं, आंसर है डिस्टिल्ड वाटर की, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें मिनरल वाटर की तो वो इम्प्योर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 22 कैरेट गोल्ड की तो वो इम्प्योर हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, ये सारे केमिकली जुड़े हुए हैं ना, कोई मिक्सचर तो है ही नहीं, ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये तो एक कंपाउंड है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या इन्हें आप फिजिकली अलग कर सकते हो? जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी, आपको अलग करना है तो यू कैन परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन। नमक अलग करना, यू कैन परफॉर्म इवेपोरेशन। पानी में मिट्टी घुल गई, यू कैन परफॉर्म फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन। पानी में लोहे के टुकड़े घुल गए, आप मैग्नेट से अलग कर सकते हो। विनोइंग, हवा से आप वो ग्रेन्स में से गंदगी अलग कर सकते हो, बिकॉज ऑल दीज आर मिक्सचर्स। नमकीन में से मूंगफली उठा उठा के खा सकते हो, जो कि आप सबने किया भी हुआ है। ये फिजिकली अलग किए जा सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनमें एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो केमिकली जुड़े हुए होंगे, उनका फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब अगर आपको H2O को, यानी वाटर में से आपको H को और O को अलग करना है तो आपको इसमें फिजिकल प्रोसेस से कुछ नहीं होने वाला, आपको बिजली पास करानी होगी, इनकी केमिकल रिएक्शन करवानी होगी। केमिकली ही ये एक दूसरे से अलग हो पाएंगे, फिजिकली ये अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। आई होप आपको पता हो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे अगेन कॉपर, जो सिर्फ Cu एटम से बना हुआ है। अगेन जैसे कि सिल्वर, जो कि सिर्फ Ag एटम से बना हुआ है। आयरन, जो कि सिर्फ Fe से बना हुआ है। जो एक ही एटम से बना हो, एक ही टाइप के एटम से बना हो, उसे हम बोल देते हैं एलिमेंट। और फिर आते हैं मॉलिक्यूल, जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हों, जैसे कि H2O, NaCl, NaOH, ये 3 एटम से बना हुआ है। ग्लूकोज तो एक से ज़्यादा एटम, अगेन रेशियो फिक्स्ड होगा। अब H2O में 2 H हैं और 1 O है, तो 50 H हैं तो 25 O होंगे, यानी उनका रेशियो फिक्स रहेगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, जो कि एक कंपाउंड, जो कि एक प्योर सब्सटेंस का हिस्सा है। इनमें रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मान लो मैंने एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को बस मिक्स किया हुआ है, तो किसी भी अमाउंट में कर सकते हैं, वो हम बात कर चुके हैं, डन है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कैसे अलग है मिक्सचर से? पहली बात तो कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, रेशियो फिक्स्ड है, कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंड्स जिन लोगों से बने होते हैं उनके मुकाबले इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आयरन और मिट्टी को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, डन है। अब आप बताओ, क्या चुंबक से जो आयरन मिट्टी में मिक्स हो गया है, क्या वो अलग हो जाएगा? आंसर है ऑब्वियस सी बात है। इसको कहाँ करें, इसको यहाँ कर लेते हैं। एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहला केस कि मान लो मैंने आयरन को मिट्टी के बजाय चलो सल्फर में घोल देते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं। इनका एक मिक्सचर बना दिया हमने आयरन और सल्फर को एक दूसरे में मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया। अब आप मुझे बताइए, जो आयरन है क्या वो चुंबक से अलग हो जाएगा? तो आंसर है हाँ। अगर आप इसके पास एक मैग्नेट लेके जाओगे तो ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने आयरन और सल्फर को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा दिया और क्या बना दिया, आयरन सल्फाइड बना दिया। क्या बना दिया? आयरन सल्फाइड। तो अब ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदल जाती हैं जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, और कंपाउंड में वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके मुकाबले आपकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसको दोबारा से एक और एग्जांपल लेके अगर हम समझें, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके समझें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शायद आपको पता हो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आग प्रोमोट करते हैं। मतलब हाइड्रोजन दुनिया की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाली गैस है। अभी एक किस्सा सुनाता हूँ, कल ही है, कल के ऊपर ही है। हमारे क्लास में जो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच चलता है, वहाँ पे हम लोगों को क्लास के अंदर हाइड्रोजन का एक एक्सपेरिमेंट करना था। ऑनलाइन में बिलीवर्स बैच चलता है, ऑफलाइन में हमारी एकेडमी का तो चल ही रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे ये सेटअप जो जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में ना एक क्लासरूम भी है। मतलब आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चे बैठते हैं जब हम ऑफलाइन में होते हैं।
यूट्यूब के लिए तो मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन जो हमारा बिलीवर्स बैच है उसमें हम ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ जाते हैं, वही मज़ा आता है बच्चों को, जो कि इंटरेक्शन होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जैसे कल हमारा एक एक्सपेरिमेंट था हाइड्रोजन के ऊपर, इसकी वीडियो में बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वहाँ पे हमें हाइड्रोजन को फोड़ना था। अब हाइड्रोजन इस कमरे में मैं नहीं फोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना अगेन आपको दिख नहीं रही है, लेकिन लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे ये इधर भी एक लाइट लगी हुई है, इधर भी एक लाइट लगी हुई है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इधर हमारा डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं अगर लाइव जाऊँगा तो कमेंट्स देखूंगा, या मैं देखता रहता हूँ कि वहाँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, माइक में सेल तो नहीं खत्म हो गया, तो वो मैं वहाँ देखता रहता हूँ। और पूरी दीवार पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसको हम लोग एकॉस्टिक या साउंड प्रूफिंग कह देते हैं, अब वो फोम का होता है। तो हाइड्रोजन के साथ काम करते हुए रिस्क ये होता है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली ब्लास्ट करता है, तो वो इस कमरे में नहीं कर पाया हम। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि हम लोगों को दूसरे कमरे में जाना पड़ा, कैमरे का सेटअप वहाँ जाके, फिर उस वीडियो को वहाँ पे मर्ज करना पड़ा। तो हाइड्रोजन बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, और बहुत इसीलिए रॉकेट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट देती है जलने पे। और हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन हो भाई साहब, तो कलेश हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रोमोटर है, मतलब आग लगने में और प्रमोट करती है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम जोड़ दें तो बनता है वाटर। केमिकली वैसे मिक्स करके जलाएं तो धमाका होगा भाई साहब, ब्लास्ट हो जाएगा। इसको ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। अगर आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस डाल के जलाओ ना, इसको ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। कभी यूट्यूब पे इसकी वीडियो सर्च कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ के बनता क्या है, इनको जोड़ के बनता है वाटर। अब जो वाटर है वो पानी है, पानी आग को बुझाता है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती हैं आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड बनने के बाद प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले इसकी रहेंगी ही नहीं। ऐसे अगर मैं बात करूं, सोडियम जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। क्लोरीन गैस की बहुत पंजेंट स्मेल होती है, नाक में घुस गई चुभ जाएगी, आप बेहोश भी हो सकते हो। लेकिन इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों खतरनाक जहरीली चीज़ों को जोड़ के बनता है NaCl, जो कि हम रोज़ खाते हैं, आज भी आपने खाया ही होगा सुबह से लेकर अब तक। और दैट इज़ वाई हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ एकदम उनमें बदल जाती हैं आफ्टर द प्रोसेस, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन पॉप साउंड से बर्न करता है, बहुत ज़्यादा हीट, ऑक्सीजन प्रोमोटर है, लेकिन इन दोनों को जोड़ दे तो वाटर बनता है, जो कि आग को बुझाता है। और ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि कंपाउंड्स के कॉम्पोनेंट्स को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, वो हम बात कर चुके हैं। फिर बात आती है एलोट्रॉप्स। एक ही चीज़ के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही एलिमेंट के, नॉट कंपाउंड, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा हो, कार्बन के ही अलग अलग एलोट्रॉप्स है, जैसे ग्रेफाइट है, बकमिनिस्टर फ्लोरिना और डायमंड है। अब डायमंड और ग्रेफाइट बहुत अलग है एक दूसरे से, ये आप जानते हो 10th क्लास में। डायमंड चमकता है, ग्रेफाइट डल है। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट गुड है। लेकिन हैं ये दोनों एक ही चीज़, वो है कार्बन। तो बस इनके बैठने का अरेंजमेंट अलग होता है। आई होप आपको याद हो कि डायमंड में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर उसके साथ और 4, और नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। वहीं पे ग्रेफाइट में एक के साथ 3 और 3 के साथ फिर ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स, और 2 रिंग्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस। तो वी मीन टू से कि एक ही एलिमेंट, हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, इन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब आप सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप्स तो जानते हो, बट एलोट्रॉप्स और भी लोगों के होते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ये व्हाइट ऑब्वियस बात है, इनका नाम इनके कलर पे पड़ा, और इनमें बहुत अलग है। व्हाइट फास्फोरस आपने जेब में रखोगे ना, आग लग जाएगी। ब्लैक फास्फोरस आप धूप में रख दो, आग नहीं पकड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। व्हाइट वाला व्हाइट है, इसकी स्मेल गार्लिक जैसी होती है। ब्लैक वाला ब्लैक है, कोई स्मेल नहीं होती है एज सच इसकी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि एलोट्रॉप सिर्फ कार्बन के नहीं होते हैं, सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के भी हैं, फास्फोरस के भी हैं, और बहुत सारे लोगों के हैं यार। लेकिन एलोट्रॉप्स का मतलब होता है एक ही चीज़ के अलग अलग रूप, अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स। और वो फिजिकल फॉर्म्स हुए क्यों हैं? उनके बैठने के अरेंजमेंट की वजह से, कि वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, उसका जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर ये चीज़ें जो है वो बेस्ड रहती हैं। इन्हें हम लोग कह देते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एक ही चीज़ के अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, इन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स। यस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। ये पहली बात तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन 2 और मोर केमिकल सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जैसे डायमंड के ग्रेफाइट, वुड,
चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सब एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, क्योंकि आपको ना एक ही एलोट्रॉप पता है तो आप हमेशा ये सोचते आ रहे हो कि बस एक ही होता है ना। जैसे फॉस्फोरस है, इसके हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। तो 3 प्रकार का हमारे पास फॉस्फोरस होता है और ये एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही सल्फर के भी होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना, वो सब बात की बात है। लेकिन एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप इन्हें एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये बेसिक हमारी आप समझ गए ना। पहली क्लास में हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, आप सबको पुराना है, सब कुछ आता है। लेकिन जो अगली क्लास होगी वहाँ पे हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, जो आपको आता होगा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लेकिन उसके बाद आएगा गेल-यूसैक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, वो आपको नहीं आता होगा, वो नया है। फिर जस्ट आफ्टर दैट हम लोग मोल कंसेप्ट पे चलेंगे, जो कि अगेन 9th का तो है, लेकिन हमारा माइंड सेट थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज हम बड़े हो गए। बट फिलहाल ये चैप्टर है वो पढ़ना इससे ज़रूरी है बिकॉज अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देते हैं 11th में। उनको लगता है ये बहुत आसान है, बेसिक है, लेकिन अगर बेसिक कमज़ोर हो जाते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स जो है बच्चों वो अफेक्ट होते हैं। ये आप जानते हो बातें। अगर आपने अब चैप्टर का नाम ही सोच लो ना आप, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अगर बेसिक कंसेप्ट्स ही आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर आगे क्या होगा। ठीक है जी, डन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे केमिस्ट्री की। थैंक यू सो मच।